बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है युवराज और ये कुंडली आई है मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बता दूं, रविवार के लिए अपने प्रश्न अवश्य लिख करके भेजिए। किसी भी धार्मिक सदग्रंथ की आवश्यकता हो तो मुझे 9572 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा जो दूसरा चैनल है नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से, उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कार्यक्रम 2 हिस्सों में बनेगा। ये इसका पहला हिस्सा है। आपको आज ही के शाम में 8 बजे इसी चैनल पे इसी कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पर जैसे कि आप जानते हैं, मैं कार्यक्रम में कुंडली विश्लेषण में सबसे पहले बताता हूं मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए कहा है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण श्रेष्ठतम होता है क्योंकि उनके पास तपो विद्या विशेषेण पूजयन्ति परस्परम। उनके पास तप, उनके पास विद्या की विशेषता होती है और वो ब्रह्म को जानने के हिसाब से अपना प्रत्येक कृत्य करते हैं। वही ब्रह्म ज्ञानी है और इसी वजह से वो पूजनीय है। क्लियर है? धर्माचरण करना, धर्म की बात करना, लोगों को धर्म से जोड़ना और धर्म से युक्त होकर के जीवन जीना और फिर बाद में उसको इतना बढ़ा देना कि साक्षात ब्रह्म सदृश हो जाना, ब्रह्म के तुल्य हो जाना और ब्रह्म के को जानने में अपनी मेहनत लगा देना, वो ब्रह्म ज्ञानी है। जिसने ब्रह्म को जान लिया, जिसने किसी भी प्रकार से अपने आप को कभी प्रतिस्पर्धा में नहीं रखा, जो हमेशा ही लोगों के उत्तरोत्तर अपलिफ्टिंग के लिए काम करता है ना, उन्हें ऊपर उठाना। वैचारिक रूप से आप कितने स्वतंत्र हो रहे हैं और कितने स्वतंत्रता में आप जकड़े हैं, ये आपके अज्ञानता पे निर्भर करता है। जैसे आजकल के नए युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है, वो मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ आदि में और दिनचर्या में उनका घोलमोल रहता है। यही चीज उन्हें बार बार असफल और बार बार उन्हें उनके कंसंट्रेशन पे चोर करती है। क्योंकि आप जब तक अपने पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं लेंगे तब तक आपको सफलता मिलने में दिक्कत होगी। या तो फिर आप गधे की तरह मेहनत करो या तो फिर पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ मेहनत करो। एक सकारात्मक भाव जो आता है वो मंदिर जाने से, ग्रंथ पढ़ने से, पूर्वजों के आशीर्वाद लेने से, माता पिता का सत्कार करने से, सूर्य का स्वागत करने से, सूर्य को अर्घ्य देने से, ग्रंथों के अध्ययन से, अपने पूर्वजों के साथ अपने संबंध जोड़ने से हमें कभी भी आप अनियमित नहीं होंगे। अब जब सूर्य को अर्घ्य देना है तो सुबह जगना है और सुबह जगते ही आपका पूरा काम बिल्कुल टाइम पे हो जाता है। इस वजह से इस बात की आवश्यकता है। आप लोग भी मंदिर अवश्य जाया करिए, नहीं तो आपके पूजा पाठ वाले स्थान पे पता नहीं किसी म्लेच्छ का आक्रमण न हो जाए। आइए अब आपको कुंडली पे लेके आता हूं। विक्रम संवत 2053, शक संवत 1919 उत्तरायण में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से आत्मबल बड़ा ही मजबूत रहेगा और व्यक्ति हमेशा ही सकारात्मक भावों के साथ आगे बढ़ेगा। पर जो उसकी दशा है वो उसे परेशान करती रहेगी। क्योंकि आपके जैसे किसी भी व्यक्ति को, मैं आप लोगों को बड़ी गहरी बात बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। किसी भी व्यक्ति को ज्योतिष जैसा विषय 2 तरीके से प्रभावित करता है और ग्रह हमें 2 तरीके से प्रभावित करते हैं। एक आपकी कुंडली में बैठे ग्रह, ये परमानेंट बैठ गए, और एक आपके ऊपर से उनका गोचर, मतलब वो कैसा आपके पास से, अगर अभी यहां बैठे गुरु मकर राशि में और अभी वो मीन के हैं, मतलब ये वर्तमान कुंडली में कैसे हैं, तो अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब मीन राशि में उनका भ्रमण हो रहा है। और आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं, तो मकर राशि में। यही दोनों चीजें जातक और जातिकाओं को परेशान करती हैं या प्रभावित करती हैं। अगर वो अच्छी राशि में बैठेंगे तो अच्छा परिणाम करेंगे, अगर अपने राशि से अच्छे संबंध में जाएंगे तो अच्छा परिणाम करेंगे, अगर जहां बैठे हैं वहां से खराब भाव में जाएंगे तो बुरा परिणाम करेंगे। यही राशिफल है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है। पर आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि प्रत्येक लोगों के लिए एक ही राशिफल बना दिया जाता है और फिर आप उसमें ही भ्रमित हुए रहते हैं। तर्क वितर्क तो कुछ भी अपने हिसाब से ज्योतिषी देगा ही,
पर वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए उस दिन का सवाल एक होता है और उस दिन की कुंडली प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक होती है, अलग अलग, सबके लिए एक नहीं होती। अब कन्या राशि वालों के लिए अगर एक सा राशिफल बताया जाएगा, जो पेपर में, न्यूज़पेपर में, आप जो टीवी वगैरह में देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कट पेस्ट होता है। जो एक ने बनाया, किसी एक को लोग बनाते हुए इंतजार करते हैं कि कौन पहले बना रहा है। जो पहले बनाएगा, थोड़ा बहुत आमूलचूल कुछ कुछ परिवर्तन के साथ लोग बना देते हैं और बता देते हैं, क्योंकि उस पर व्यूज बड़े अच्छे आते हैं। ऐसा तो यहां में था उत्तरायण, इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल। अब जब आप उत्तरायण में देख रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली में सूर्य को देखना चाहिए। तो ये अष्टम भाव के अधिपति हैं और चतुर्थ में उच्च के होकर के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का चिंतन बहुत अच्छा होगा। वो चिंता भले करे ना करे, वो अलग बात है, वो चंद्रमा पे निर्भर करेगी बात, पर सूर्य अष्टम भाव के अधिपति हैं, उच्च में बैठे हैं शुक्र और बुध के साथ। ये बैठना एक साथ चाहते हैं, इस वजह से व्यक्ति के दिमाग को अस्त व्यस्त भी रखेंगे, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र जब एक साथ बैठ जाते हैं तो माता, पिता और व्यक्ति का मन और व्यक्ति की स्थिरता, ये सब प्रभावित होती है। जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव का परिणाम। यहां पे वसंत ऋतु में जन्मे होने से आप उदासीन ना होइएगा और अपने काम में आपको एक्टिव होने की आवश्यकता है, जितना दूसरे के काम में एक्टिव होते हैं। क्लियर है? यहां शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनाएगा। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति शांतप्रद, सबको सही सलाह देने वाला, थोड़ा अपने आप में मशगूल रहने वाला, क्रोध नहीं करने वाला और शांति प्रिय होने वाला। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के जन्मे होने से व्यक्ति धन और ऐश्वर्य से युक्त है, बुद्धिमान है और सबसे बड़ी बात है कि युक्ति लगाने वाला है। उसको पता है कि कौन सा धन कहाँ लगाना है, किस व्यक्ति से बात कैसे करनी है, यात्रा में क्या अनुभव उसके पास है और जीवन जीने का तरीका बिल्कुल ही सटीक और बेहतरीन होता है। जन्म कुंडली में आगे बढ़ने पे इनको पता चलता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और वृद्धि योग के साथ साथ क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का जन्म। क्षत्रिय वर्ण में होने से व्यक्ति में राजसिक तत्वों का प्रभाव बढ़ेगा और मनुष्य गण के होने के कारण भी यही प्रभाव बढ़े। व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है। प्रत्येक पल व्यक्ति आगे ही बढ़ रहा है, वो पीछे नहीं जा रहा। हाँ, कई बार उसे रुकावट इस बात के लिए महसूस होती है क्योंकि उसका स्वभावगत आगे बढ़ना ही तय लिखा है, क्योंकि वो व्यक्ति स्वभावगत आगे बढ़ना चाहता है। पर जब कभी उसको लगता है कि नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो तुरंत उसका ध्यान अपने गतिविधियों पे जाता है कि मैंने क्या किया है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसा होता है। इस वजह से इसे मैं ये बात कह सकता हूं कि व्यक्ति को और व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का बल अच्छा है। क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति राजसिक होता है, जिसके कारण सुख, समृद्धि और दबंगपन, अल्हड़पन, बचपना तो नहीं होता, वो हमेशा ही सीरियस और जवान रहता है और बहुत ही मजबूती से अपने क्रियाकलापों पे ध्यान देने वाला होता है। वो अनूठा नहीं है, वो बदरंग नहीं है, उसके पास अपनी पहचान है और उसके पास अपना साहस है, जिसके बल पे वो जीवन की प्रत्येक गतिविधियों को आराम से पूरा करता है। यहां व्यक्ति कभी क्रोध ना करे, पर अगर कर ले तो धीरे धीरे क्रोध करता है और धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होता है। कई बार होता है लोग अचानक क्रोध करते हैं, तुरंत शांत हो जाते हैं, पर वैसा नहीं होता। वो क्रोध करता है और धीरे धीरे क्रोध करता है और क्रोध के शांत होने की जो गति है वो भी धीरे धीरे ही होती है। मन का प्रिय है, कभी किसी को गलत और गंदा सलाह नहीं देगा और थोड़े से मशक्कत के साथ इनकी कुंडली आगे बढ़ती है। वैसे मकर लग्न के लोग हमेशा ही अपने आप में, इन्हें स्वार्थी तो नहीं कहा जा सकता, पर ये बहुत ज्यादा किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते और ना तो इन्हें भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। शुक्ल पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा व्यक्ति के मन को व्यवस्थित रखते हैं, धन आगमन की स्थिति को ठीक रखते हैं, व्यक्ति के धन के खर्च होने की गति को ठीक रखते हैं, संतुलन बना रहता है। स्वभावगत व्यक्ति की कुंडली में सब कोई उनके पास ही समीप बैठना चाहता है, सतह से जुड़ करके रखना चाहता है अपने आप को। चाहे कितना भी ऊंचा उठ जाएगा, कभी भी वो बहुत बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी संबंध अपने लोगों से बांध करके रखता है और चाहे दूर देश की कितनी भी बड़ी यात्रा कर ले, वो हमेशा अपने देश और गांव की मिट्टी से जुड़ा रहता है, मतलब वो रूट से जुड़ा हुआ होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से मृदुभाषी होगा, गंभीर होता है और बहुत ही सोबर नेचर का होता है। किसी का मजाक न उड़ाना, किसी को हंसी का पात्र न बनाना और खुद को भी बहुत ही व्यवस्थित रखने के पीछे उसका दिमाग होता है।
शुक्ल पक्ष के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा प्रभाव उसके धन आगमन और धन के जाने का, जो धन आगमन और निर्गमन का कारण होता है। आएगा भी अच्छे से, जाएगा भी अच्छे से, बजट भी व्यक्ति बनाएगा, पर जीवन के मध्य में जब कभी कोई अच्छी दशा नहीं चलती है तो उसको परेशानी होती है। इस वजह से ही कई बार उसकी कुंडली में बैठे ग्रह संपूर्ण परिणाम नहीं दे पाते। वैसे अपनी राशि से चंद्रमा को, अपनी राशि से गुरु को, अपनी राशि से शुक्र को, अपनी राशि से राहु और केतु को अवश्य ही निरंतर अध्ययन में रखना चाहिए कि अभी आपकी राशि से कहां गोचर कर रहे हैं, और जैसे वो गोचर कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप निर्णय लेते जाएंगे, वैसे वैसे ज्योतिष को आप आसानी से समझ पाएंगे और फिर आपको निर्णय लेने में आसानी भी होगी। इस कुंडली के लिए 8 अंक अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए शनिवार का दिन अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए शुक्रवार का भी दिन अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए पश्चिम दिशा बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए जब मैं देख रहा हूं तो कन्या और वृषभ राशि के साथ साथ ये अंक बहुत अच्छे रहेंगे जो 8 मैंने कहे हैं। इस कुंडली के लिए नक्षत्र श्रवण बहुत अच्छा रहेगा, अश्विनी, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। इसके अतिरिक्त इनकी कुंडली में नक्षत्र पुनर्वसु, मृगशिरा और रोहिणी, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बड़े अच्छे रहेंगे। अगर कहीं भी कोई भी कृत्य करना हो, कोई भी काम करना हो, बहुत बड़ा या जैसा भी करना हो, तो आपकी कुंडली के आधार पर वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की दशा में, और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शुक्र की दशा में और साथ ही साथ शनि की दशा में और एक दशा और बुध की दशा में अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर और महादशा अंतरदशा में आप कोई भी धार्मिक, मांगलिक, कोई भी अच्छा कृत्य अगर करना चाहते हैं तो निस्संदेह कर सकते हैं। जमीन जायदाद खरीद बिक्री का योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन उसको प्राप्त करने में मशक्कत भी होगी, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं और चतुर्थ के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति ने किसके साथ परिवर्तन किया है? अष्टम भाव के अधिपति के साथ। इस वजह से कई बार दिक्कत होती है चल अचल संपत्ति बनाने में, मानसिक शांति में, और कई बार तो ये ग्रह आपको शांत होने ही नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से भी आपका काम कई बार बिगड़ता रहता है। ये आपको मैंने दिन बताया, नक्षत्र बताया, अंक बताया और राशियां बताई। शत्रुता कभी भी आपको नहीं करनी चाहिए धनु, कुंभ, मिथुन, सिंह, तुला और कर्क वालों से। विवाह कभी भी हो इस कुंडली का तो वृषभ, मेष, सिंह, कन्या और वृषभ वालों से विवाह हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप कर्क राशि वालों से भी विवाह कर सकते हैं। कुंडली में ग्रह मैत्री, गुण गण, दोष आदि अवश्य देखना होगा। आपकी कुंडली मंगलिक है, चंद्र कुंडली से भी और लग्न कुंडली से भी। इस कुंडली में अगर कोई भी कारोबार करना होगा तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में शनि को देखने की आवश्यकता होगी। उसके बाद आपकी कुंडली में वर्तमान चलने वाली दशा को देखने चाहिए। उसके बाद आपको अपनी कुंडली में नक्षत्रों का विशेष अध्ययन करना होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। इस कुंडली में नवांश जो बना है वो वृषभ राशि का बना है, जो इस कुंडली के लिए कारक ग्रह होता है, पंचम भाव का अधिपति है। नवांश में लग्नेश बन रहा है, और इस कुंडली के लिए मतलब लग्न और नवांश दोनों ही कुंडलियों के लिए शुक्र और शनि का मजबूत होना, ध्यान से मेरी तरफ देखिए, मकर लग्न की कुंडली के और नवांश में वृषभ लग्न की कुंडली के बनने के कारण इस कुंडली में शुक्र और शनि का मजबूत होना बहुत मायने रखेगा। क्लियर है? अब आइए मैं आपको इनकी कुंडली में बनने वाले 5 अच्छे योगों को बताता हूं। लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में कहां बैठना? तृतीय भाव में, और उस पे राहु की दृष्टि, मतलब लग्न के ऊपर भी राहु की दृष्टि और लग्नेश के ऊपर भी राहु की दृष्टि, और लग्नेश शनि के ऊपर मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली का लग्न भी राहु से प्रभावित और लग्नेश भी राहु और मंगल से प्रभावित है। इस कुंडली में कम से कम लग्न के अधिपति के ऊपर किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती तो अच्छी बात होती, जो नहीं है। साथ ही साथ लग्न में गुरु बैठे हैं, जो इस कुंडली के 12वें और तीसरे भाव के यानी कि दुह स्थान के अधिपति हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में 24 डिग्री के बैठे हैं, जिसके ऊपर भी किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। मतलब 12वें भाव के अधिपति और पराक्रम भाव के अधिपति के ऊपर भी किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं होने से आपका 12वां भी प्रभावित हुआ और लग्नेश और लग्न भी प्रभावित हुआ। एकमात्र ग्रह गुरु का 16 डिग्री 34 कला का यह लग्न बना, अवस्थागत ही ठीक है। श्रवण नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा उस नक्षत्र के अधिपति हैं। श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण का यह लग्न बनेगा, इस वजह से इसके अधिपति बन जाएंगे शुक्र। मतलब श्रवण नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा, लग्न के अधिपति शनि और नक्षत्र के चरण के अधिपति बन जाएंगे शुक्र। इस आधार पे
कि इस कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे अधिपति हैं, होते भी हैं, पर शुक्र बैठे हैं 9 डिग्री के और सूर्य बैठे हैं 5 डिग्री के। इसका अर्थ होगा कि शुक्र अस्त हो जाएंगे। तो शुक्र भी अस्त, और जन्म कुंडली में अगर इस कुंडली के लिए शुक्र बनते हैं तो कौन बनते हैं? सर्वाधिक योग कारक ग्रह, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र त्रिकोण का योग तो पहले बनाया पर खुद को अस्त कर लिया। इस कारण से अब व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ सप्तम दशम भाव प्रभावित हो और पंचम भाव भी प्रभावित होगा। 2 भावों के अधिपति हैं, कुंडली के कारक ग्रह हैं, सूर्य के साथ बैठ करके खुद को अस्त कर रहे हैं, और उसके बाद किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव उन पे नहीं है। बुध इस कुंडली के लिए 6वें और 9वें भाव के अधिपति होकर के माता से व्यक्ति को संबंध में अच्छाइयां देते हैं। उच्च का सूर्य यहाँ पे आपको आपकी कुंडली में माता से, धन से, वैभव से, सुख से, समृद्धि से, पारिवारिक संबंधों में बहुत अच्छाइयां देंगे, पर शुक्र के अस्त हो जाने के कारण उसकी युक्ति कमजोर होने लगती है और वक्त के हिसाब से वो परिवर्तनशील बना रहता है। कई बार वो लगातार एक ही चीज पे टिक करके काम नहीं करता है। उसके पीछे का कारण मकर राशि की कुंडली का लग्न में बनना है। ध्यान से समझिएगा, मुझे पकड़ने की कोशिश करिए। मकर लग्न की कुंडली का लग्न में बनना है। दूसरा, इस कुंडली में चंद्रमा के साथ मंगल अष्टम भाव में जा रहे हैं, जो इस कुंडली के पापी भाव के अधिपति यानी कि चतुर्थेश होकर के और लाभ भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति को पूर्व के आयु में कष्ट होता है, बाद के आयु में भी कष्ट बिल्कुल खत्म नहीं होता, वो बना रहता है। आपको बुरा लगे या अच्छा, पर यह बात आपकी कुंडली में है। आरंभ में लाभ भाव के अधिपति का अष्टम भाव में जाना व्यक्ति को दिक्कत से जीवन को शुरू करने में देता है और बाद में चल करके उसको थोड़े बहुत स्पेस मिलते हैं। पर आरंभ में आपको जो कोई भी नौकरी मिल रही हो तो उसे अवश्य ही लाभ ले लेना चाहिए और उसे पकड़ लेना चाहिए। दूसरे, राहु का और गुरु का प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित करेगा, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में जो समरसता का भाव है या जो लाभान्वित करने का योग है वो 50% पे आ जाएगा। मंगल का अष्टम भाव में जाना आपके लाभ और चतुर्थ भावों को कमजोर कर रहा है। इस वजह से आपको कई बार अपने ऊपर भी, अपने ऊपर, अपनी धर्म पत्नी के ऊपर, अपनी बहन के ऊपर, अपनी माता जी के ऊपर, अपने भाई भाभी वगैरह पे भी निसंदेह बहुत ही कुशाग्र दृष्टि रखनी होगी, नहीं तो उनके ऊपर कई बार कुपात्र की दृष्टि पड़ जाती है और कई बार उनके प्रभावों को कमजोर करता है या फिर उन्हें गंदी दृष्टि का भोगने वाला बना देता है। बाजार में निकलेंगे तो छींटाकशी होगी और कई बार आपको शोषित किया जाता है, समाज के लोगों को द्वारा दबाया भी जा सकता है। इस वजह से ऐसा ना हो, आपके घर परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में किसी भी तरीके का कोई सवाल खड़ा ना हो, ये मंगल अष्टम भाव के ऐसा करने वाले बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, अष्टम भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं, तो सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह में वृद्धि में कमजोरी कर देते हैं। पिता के साथ संबंधों में कमजोरी होती है। आत्मबल की कमजोरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नवमांश कुंडली में, आपकी कुंडली में जो सूर्य बैठा है वो बहुत अच्छा बैठा है। दूसरा, आपका जन्म उत्तरायण में हुआ है, इस वजह से ये एक अच्छी बात होगी। परंतु फिर भी पिता के साथ संबंध कमजोर ना हो। हालांकि इस भाव का अधिपति अस्त अगर नहीं होता तो मैं ये बात कह सकता था कि व्यक्ति का सामाजिक सरोकार वाला क्षेत्र बहुत मजबूत बनेगा, पर आपको कई बार समाज से हटना न पड़े, या कई बार व्यक्ति घर के लिए बहुत अच्छा होता है, समाज के लिए उतना प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है। पर आपकी कुंडली में नौकरी के योग यहाँ पे बनेंगे। हालांकि शुक्र के प्रभाव के कारण, सूर्य बुध और शुक्र का प्रभाव यहाँ पे है, इसके ठीक पीछे राहु बैठ करके आपके संबंधों में और आपके पिता के सुखों को कमजोर करने का कारण भी बन रहे हैं। इसको बहुत ही गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि जब कुंडली जातक के मन के हिसाब से नहीं उतरती है तो कई बार वो ज्योतिषी पे ही सवाल उठा देता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली आपके संपूर्ण आईने के रूप में आपको प्रदर्शित करती है, या फिर वो आपके सफलता और असफलता के बीच के रास्ते को दिखाने की कोशिश करती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वस्तुतः आपकी कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, बुध और शुक्र जब बैठ जाते हैं तो निसंदेह वो उस भाव के प्रभावों को कमजोर करने का पूरा बल लगा देते हैं। इसी कारण से आपको अपने सबसे ज्यादा अपने दिमाग को स्टैब्लिश करने पे, अपनी कंसंट्रेशन पे, अपने निरंतरता पे और किसी भी स्थिति में अपने मनोबल को कमजोर न करने पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। माता पिता, भाई बहन, कुटुंबजन, इनसे कभी कभी मतभेद ये मंगल और चंद्रमा दे सकते हैं। इस वजह से उनके साथ संबंध अच्छा रहे, इसका भी ध्यान देना होगा। ये इतनी सारी चीजें। भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, इससे व्यक्ति माता के सन्निकट ज्यादा रहता है और माता के साथ उसके संबंध भी अच्छे रहते हैं जीवन पर्यंत।
क्योंकि चंद्रमा अगर अष्टम भाव में नहीं होते तो व्यक्ति वैचारिक रूप से बाहर जल्दी निकल जाता। पर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोरी यहां से कर रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी वो विचारों में गोता ही लगवा देते हैं और बाद में निकलने भी नहीं देते, मतलब वो उलझाए रखते हैं। परिवर्तनशील होता है, निर्णय लेने में गड़बड़ी होती है, बार बार एक ही चीज को पलटता पलटता रहता है, कई बार उसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी पे भी सवाल उठता है। ये कुछ नेगेटिव पक्ष है चंद्रमा के अष्टम और मंगल के अष्टम और अष्टम भाव के अधिपति के चतुर्थ में बैठने के, जिसे कुहू योग भी कहा जाता है, जो कई बार आपके मेंटल एबिलिटी को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये सारी चीजें अगर कमजोर हैं तो ठीक है, अगर ये ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा का बाबूरे अष्टम भाव में जाना ना, हालांकि कहा जाता है सूर्य और चंद्र को 6वें 8वें और 12वें का दोष नहीं लगता है, परंतु ये बात मैंने कही है और भगवान पाराशर ने भी कही है कि कभी भी कोई ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है और कोई भी राशि भाव से ही प्रभावित होती है। तो अगर भाव अच्छा नहीं मिला तो चाहे कोई भी ग्रह हो, और अगर भाव में अच्छी राशि नहीं बनी या अगर राशि को अच्छा भाव नहीं मिला तो ये अन्योन्याश्रय संबंध कमजोर और गड़बड़ी करता है। अगर सामान्यतया जैसे आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, तो फिर क्या चंद्रमा के लग्न में बैठने का फल भी वही होगा जो चंद्रमा के 8वें में बैठने का होता है? नहीं ना, वो निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अगर सूर्य 12 में बैठेंगे तो क्या उनका फल वही होगा जो लग्न में बैठ करके करेंगे या भाग्य में बैठ करके करेंगे? नहीं ना। ठीक उसी तरीके से ग्रह भाव से अवश्य प्रभावित होता है, हाँ थोड़े बहुत ज्यादा थोड़े बहुत कम, पर प्रभाव तो वो डालेगा। पर ज्यादातर चंद्रमा के 8वें और 12वें में जाने से व्यक्ति के मानसिक असंतुलन को कई बार प्रभावित होते देखा जाता है। ये पहली बात थी जो इस कुंडली की सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु मकर राशि के जिनका नीच भंग नहीं हुआ है, परिवर्तन के कारण हुआ है, पर वो दूसरी बात होगी, वो बाद की बात है। मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर के आपको आपकी कमजोरी बताने से अपने आप को नहीं रोकूंगा, क्योंकि लग्नेश का 3रे भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं होता है, या आपको मेहनती बनाता है और आपको मेहनती बनना ही पड़ता है, और कई बार तो परिणाम बहुत कम 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 अंकों से छट जाते हैं और छूट जाते हैं। इसका भी ध्यान रखना होगा कि लगातार आपको मेहनत करनी है। और वस्तुतः इस कुंडली में भाग्य भाव पे उनकी दृष्टि है, शनि राहु का प्रभाव है, इसके ठीक पीछे मंगल चंद्रमा बैठे हैं, तो भाग्य का बल तो है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको बजरंगबली की पूजा, मंदिर का दर्शन और अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा, उनके पास बैठ करके उनके बारे में समझना और उनको जानने की कोशिश करना, यह सब बहुत अच्छा होगा। कि मद्रुम दोष इस कुंडली में नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हैं। हाँ ये बात है कि इससे त्रिकोण में कम से कम सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, हालांकि केंद्र में दोनों ही तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, इस वजह से ये चंद्रमा प्रभावित होंगे, और उस चंद्रमा पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, इस वजह से भी चंद्रमा प्रभावित होंगे। जितने भी प्रभावित होंगे वो और भी ज्यादा प्रभावित हो सकते थे या खुद को कर सकते थे, पर उन्होंने इसलिए अपने आप को प्रभावित बहुत ज्यादा खराब नहीं किया है क्योंकि वो शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के हैं, और चंद्रमा को बल सबसे ज्यादा अपने भाव के बल से भी ज्यादा उसको पक्ष के बल से बलवान होते देखा जाता है। क्लियर है? भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना बहुत अच्छा है, चतुर्थ के बाद पंचम भाव के अधिपति का केंद्र में बैठना बहुत अच्छा है, पर अस्त है, इस वजह से परिणाम देर से मिलेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। रिकॉग्निशन, यश, भाव, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गोत्र आदि का नाम रोशन करना देर से होता है, पर व्यक्ति निश्चित रूप से अपने माता और पिता के प्रभावों को विकसित करने वाला होगा। पर आपको बहुत ज्यादा समाज में घुलने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को शांत करिए, एकांत करिए और गंभीर बनिए, क्योंकि आपकी कुंडली में वाणी भाव का अधिपति 3रे भाव में है, धन भाव का अधिपति 3रे भाव में है, परिणाम भाव का अधिपति 3रे भाव में है, कुटुंब का अधिपति 3रे भाव में है, मुखड़े का अधिपति 3रे भाव में है, मिष्ठान का और इनिशियल एजुकेशन का अधिपति राहु और मंगल शनि के प्रभाव में है। इस वजह से कठोरता, इस वजह से कुठाराघात कर देने वाला, इस वजह से कई बार कठोर बोल देने वाला, इस वजह से कई बार मेहनत ज्यादा करके तब धन कमाने वाला बना देते हैं। इस पे आपको काम करने की आवश्यकता होगी। कुंडली वस्तुतः आपको पूरे तरीके से पूर्णतया यही बताती है कि कहां क्या करना है और किस चीज को मेंटेन रखना है। अच्छाइयां मेंटेन हो जाएंगी तो कमजोरी खुद ब खुद गायब हो जाएंगी, या तो फिर कमजोरी को आउटपुट कर मतलब उसको किसी भी तरीके से इनकाउंटर करके बाहर करिए, या तो फिर जो आपकी पॉजिटिविटी है उसको मेंटेन करके रखिए। ये दो ही चीजें तो व्यक्ति के जीवन में होती हैं, या तो कमजोरी को भुला जाओ, अपनी मजबूती पे ध्यान दे दीजिए, या तो फिर मजबूती बंद करके अपनी कमजोरी को हटाने के ऊपर काम कर लीजिए। दोनों एक ही बातें होती हैं जहां व्यक्ति का लक्ष्य
एक ही होता है और वहां पे वो पहुंच ही जाता है। क्लियर है? इस कुंडली में कमजोरी होगी नवम भाव, एकादशवें भाव के अधिपति का यहां बैठना, चंद्रमा के साथ मंगल का बैठना। चंद्रमा ठीक बैठे हैं, मंगल भी ठीक ठाक है, हालांकि यहां पे नहीं अच्छे होते। चतुर्थ भाव के अधिपति का ये तो बात हुई, पंचम भाव बताया, नवम भाव बताया। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छी बात यह है कि धन भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि है और कम से कम उसके ठीक आगे शुक्र, बुध और सूर्य बैठे हैं। हालांकि इसके ठीक 4 घर पीछे और इस ठीक भाव के ठीक 4 घर आगे कोई घर नहीं है और केंद्र में 1, 2, 3, 4 ही घर में सारे योग ग्रह बैठे हैं। ये केदार योग होता है। एक ग्रह यहां, एक ग्रह यहां, 3 ग्रह यहां, एक घर यहां, यानी कि 1, 2, 3, 4। राहु केतु को इसमें नहीं लिया जाता। तो इस कुंडली में 4 ही घर में सारे ग्रह बैठे, ये केदार योग है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार थोड़ा कष्ट भी होता है, लेकिन एक बात है कि वो प्रसिद्ध होता है, विख्यात होता है, ज्ञानी और गुणी और संपन्न होता है। धनवान होने के साथ साथ अपने चीर परिचितों के बीच में बहुत ही ज्यादा मध्यांतर के बाद पहचाना जाने वाला होता है। मध्य के बाद 40वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में भयंकर उत्थान आता है और निश्चित रूप से वो फिर लाभ को अवश्य प्राप्त करता है। इस कुंडली के लिए गुरु का प्रभाव पंचम भाव पे सामान्य होगा। गुरु का प्रभाव यहां के लिए बहुत अच्छा होगा और गुरु का प्रभाव यहां के लिए सामान्य होगा। मतलब व्यक्ति में निष्ठुरता नहीं है, वो गंभीर है और किसी भी तरीके से उसको अपने प्रभावों पे और भी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अपने आप को गंभीर बनाएं, अपने आप को शांत बनाएं, अपना चित्त स्थिर रखें, लगातार नियमित होकर के काम करें और बार बार काम न बदलें। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी समस्या है आप लगातार एक ही जगह पे टिक नहीं पाते। ये मकर लग्न की कुंडली और 4 घरों में ग्रह के बैठने के कारण ये निगेटिविटी आती है, जिसमें व्यक्ति लगातार निरंतर परिवर्तन में रहता है और कई बार बहुत सारे रिश्तेदारों के बिना भी आपको जीना पड़ता है। जैसे या तो दूर चले जाएं, मैंने कहा था कि दूर जाता है पर फिर भी रूटेड होता है, जुड़ा होता है, पर कई बार वो आपको छोड़ दें तो क्या करेंगे? तो ये स्थिति भी जन्म कुंडली में बनती है। शनि का प्रभाव जो है वो यहां के लिए सामान्यतया ठीक है। इस वजह से शनि और राहु का प्रभाव और इस भाव के अधिपति अस्त, यानी कि शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि, इस कारण से भी व्यक्ति को उसका परिणाम देर से मिलेगा। हालांकि एक नियत बात बता दूं तो गुरु की दृष्टि भी यहां है, राहु की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति को कम से कम सरकार से तो लाभ अवश्य ही मिल जाता है। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे और व्यक्ति के पास धन का जो सुख होता है वो भी चिरंतन होता है। और निस्संदेह शनि की दृष्टि यहां के लिए सामान्यतया ठीक है और यहां के बाद यहां के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो इस भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति पे या इस भाव पे शनि का प्रभाव है। इस भाव से केंद्र में राहु बैठे हैं। मकर लग्न की कुंडली बनी है। पुरुष वर्ग के जातकों के लिए लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है, वहीं स्त्री जातकों के लिए लग्न में सम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है। भाव के अधिपति अगर पापग्रह बनते 3 घर आगे बैठे ठीक है, पर इसमें लग्नेश का तीसरे भाव में जाना व्यक्ति को मेहनत करवाए, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होता है, इंटरनेट से जुड़ करके काम कर सकता है। कई बार बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग आदि इन सब चीजें, तकनीकी जानकार, कंस्ट्रक्शन का काम, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और कई बार कॉमर्स आदि का क्षेत्र, इंटरनेट से जुड़ करके काम करना, लोगों को आज की बातों को समझाना और बहुत सारी चीजें ऐसे आप कर सकते हैं। लग्नेश का तीसरे भाव में जाना ठीक नहीं होता, पर पापग्रह का अपने भाव से 3 घर जाना ठीक होता है। अपने घर से 5 घर जाना, अपने घर से 1 घर आगे जाना, अपने घर से 4 घर पापग्रह का जाना ठीक नहीं होता। और यहाँ पे कन्या राशि में राहु का बैठना ठीक होगा। वैसे वो डिग्री में ठीक है, इस वजह से कम आपको 25% का तो परिणाम अवश्य ही देंगे भाग्यशाली बनाने में। और आपको कई बार कट्टर बना देते हैं, कट्टर हिंदू और कट्टर सनातनी। अगर ये नहीं है इसको बढ़ा दीजिए और सेकुलर होने की कोशिश ना करिएगा। आइए अब आगे और भी बताता हूं। अब आपको मैं इनकी कुंडली में एक एक भावों पे लेके आता हूं। जैसे लग्न के अधिपति का तीसरे में जाना अच्छा नहीं होता, पर वो मेहनत करवाते हैं और व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं। दूसरे नंबर पे पराक्रम के अधिपति का लग्न में आना ये इशारा करता है कि व्यक्ति के जीवन के अधिकांश कृत्य उसके किए गए कर्मों के आधार पर ही मिलने वाले हैं। मतलब जैसी मेहनत वैसा परिणाम, क्योंकि धनेश भी पराक्रम भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव के अधिपति का लग्न में बैठना भी यही निर्धारण करता है इसी बात का कि आपको मेहनती बनना ही होगा और कम से कम 32वें वर्ष के बाद 30वें वर्ष के बाद आपके जीवन का राइजिंग पीरियड आता है, जहां आप उत्थान करते हैं और तब तक आपको इंतजार करना पड़ता है। वैसे
चतुर्थ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना और अष्टम भाव के अधिपति का लग्न में आना, ये बहुत अच्छा नहीं ही कहूंगा। इस वजह से व्यक्ति की गुप्त विद्या, गुप्त शत्रु तो नहीं पर गुप्त अवस्थाओं में जाने वाला, व्यवस्थित होने वाला, चिंतन करने वाला, मनन करने वाला और व्यवहारिक हो जाता है। इसके साथ साथ उसके माता के स्वास्थ्य को कमजोर करता है और कई बार उसके माता के प्रभावों को कमजोर करने का एक बीड़ा सा उठा लेता है। चूंकि चतुर्थ भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति यानी कि 2 केंद्रों के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं, इस कारण से दांपत्य में कमजोरी भी देखने को मिल रही है। सांसारिक सुख और विवाह शादी के बाद जो सुख होता है उसके बहुत अच्छे नहीं परिणाम मिलने के कारण व्यक्ति कंठा में ग्रसित हो जाता है। इस वजह से बिना कुंडली मिलाए विवाह न करिएगा। पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना अस्त है, इस वजह से रिकॉग्निशन, मेहनत, परिणाम प्राप्त करने का भाव, ये सब थोड़ा कमजोर होता है। शनि राहु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव भी है, इस वजह से थोड़े व्यय के साथ थोड़े से परिश्रम के बाद व्यक्ति को वो चीज मिल जाती है जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है निश्चित रूप से, क्योंकि छठवें भाव के अधिपति भी चतुर्थ में बैठे हैं, ये अलग तरीके से नौकरी का भाव पैदा करते हैं। और चूंकि नवम भाव के अधिपति भी होकर के बैठे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को भाग्य का सुख और उसके माता का आशीर्वाद उसको मिलता रहता है। सप्तम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ बैठना, यानी कि 2 केंद्रों के अधिपति मकर लग्न की कुंडली के लिए ना तो मंगल अच्छे होते हैं ना तो चंद्रमा। इस वजह से 2 बहुत अच्छे भाव के अधिपति एक साथ अष्टम में बैठे हैं। लाभेश का अष्टम में जाना कम पैसों पर नौकरी करने के लिए मजबूर करता है और सप्तम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना बिना किसी शुभ ग्रह के प्रभाव के आगे ठीक राहु बैठे, मंगल के साथ बैठा, इस वजह से विवाह मिला करके और पूरे संतुलन के साथ पत्नी कैसी है, विवाह कैसा हो रहा है, पूरे संपूर्ण गतिविधियों पे आपको दृष्टि डालनी होगी कुंडली मिला करके। नहीं करेंगे तो दाम्पत्य का सुख बड़ा ही प्रभावित होगा इस कुंडली में। अष्टम भाव के प्रभाव में मैंने बताई ये ठीक नहीं होता। यहां से आपको चिंतन का सुख मिल जाता है, यहां से आपको पुरातत्व और पुरातन विद्याओं के बारे में जानकारी और जैसे ज्योतिष वगैरह में इंटरेस्ट जग जाता है, गुप्त विद्याओं में, गुप्त चीजों को समझने में रिसर्च आपका बड़ा अच्छा होता है, उच्च शिक्षा का भाव भी कई बार अच्छा होता है, पर कई बार मन स्टेबल नहीं रहता है। नवम भाव के अधिपति का लग्न चतुर्थ में आना ठीक होगा, भाग्यशाली योग बनाएगा, धनवान योग भी है। दशम भाव के अधिपति का केंद्र में आना इसे ठीक कहेंगे, क्योंकि हालांकि अगर शुक्र अस्त नहीं होते तो और भी कुंडली मजबूत बन सकती थी। तो इस वजह से कई बार व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्रों में और सामाजिक सरोकार थोड़ा कम होता है, या कई बार उसको उसके पिता के साथ मतभेदों में, उसके आत्मबल में कमजोरी और कई बार उसको जो रिकॉग्निशन समाज में मिलनी चाहिए वो थोड़ा कम मिलता है। एकादशवें भाव के अधिपति का चतुर्थ में, छठवें भाव में जाना, आठवें भाव में जाना ठीक नहीं होता, ये दारिद्र दोष लगाते हैं। इस वजह से मंगल की दशा में व्यक्ति को बहुत ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है अपने धन लाभ को लेकर के। बहुत ज्यादा किसी को देना, जल्दी किसी पे भरोसा कर लेना, किसी के साथ यात्रा में रहना तो विश्वास कर लेना, पहाड़ पे जाना, नदी में जाना, तालाब में जाना, पोखरे में जाना, समुद्र के किनारे जाना, जंगलों में जाना, विष वाले जानवरों के संपर्क में रहना, ये सब आपको नुकसान करेगा। सिंह वाले जानवरों से, चाकू, छुरी, कैंची आदि से बच करके रहने की आवश्यकता होती है। 12वां भाव आपकी कुंडली में, इस कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, पर चूंकि वो भाव में बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं है पर केंद्र में बैठे हैं, उनका कारक क्षेत्र है, लग्न में गुरु अच्छा परिणाम देते हैं, तो व्यक्ति को कम से कम अपना नेचर तो देंगे ही, क्योंकि वो व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी आयु है, इस वजह से उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लग्न के अधिपति का मीन राशि में बैठना, यह जल तत्वीय ग्रह, जल तत्वीय राशि बनी है, इस वजह से व्यक्ति जल क्रीड़ा करता है और संवेदनशील भी होता है। वो तुरंत ही किसी से प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि वो किसी को गंदा सलाह भी नहीं देता और उचित मार्गदर्शन करता है, पर फिर भी कई बार कान का कच्चा हो जाता है, जो आसानी से किसी भी बात पे विश्वास कर लेता है। ऐसा ना होइएगा। वह ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हैं और राहु और केतु का प्रभाव आपकी कुंडली के लग्नेश को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से कई बार उसको लगेगा कि मुझे नजर दोष लग गया है, मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, इस वजह से मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इस वजह से मेरा हाव भाव बिगड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब बात नक्षत्रों पे कर लेते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पे उनको बल दीजिए और सूर्य को अर्घ देने की आवश्यकता होगी। सूर्य को अर्घ देने की आवश्यकता है, नहीं तो वो आपको 25% भी परिणाम जो दे रहे हैं वो भी नहीं मिलेगा। तत्व के आधार पर भी उनका तत्व ठीक बनेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर उनको जलन कम हो रही है, जलन उनके पास ज्यादा है, इस वजह से उनको और भी ज्यादा संतुलित करिए।
भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन, उनके मंदिर का धोना, बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये सब आवश्यक होगा। मंगल आपकी कुंडली में वृद्ध होकर के बैठेंगे, डिग्री के हिसाब से वो कमजोर हो रहे हैं, पर फिर भी मैं समझता हूं कि इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं हैं। और तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव के अधिपति का कम से कम इन्हीं भावों में बैठना अच्छा होता है, लेकिन लाभेश का अष्टम भाव में जाना मेहनत करने के बाद भी परिणाम कम देता है। इस वजह से भी आपको पराक्रम ज्यादा करना पड़ रहा है। वैसे लाभ आपको मिल जाएगा क्योंकि इस भाव का अधिपति होकर के मंगल इनको देख रहे हैं, तो व्यक्ति अपने रिसर्च के बल पे दुनिया को बहुत सारा कुछ दे जाता है, जो कई बार मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा प्रशंसित होता है। ऐसा भी है। चंद्रमा मंगल, अब कोशिश करिए कि मोक्ष की गति मिले, और कोशिश करने की आवश्यकता है कि आपको कभी भी भटकना ना पड़े। भगवान का ध्यान करते रहिए, नाम के साथ संबंध बनाइए, उनको हमेशा पुकारते रहिए, तब वो आपके सन्निकट आ जाएंगे। और जैसे ही वो आपके सन्निकट आ जाएंगे, क्योंकि पुकारना ही उनका सन्निकट आना है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम में बात कही थी कि आपके नाम का पुकारने का अर्थ ही होता है कि वो आपके पास है। दर्शन कुछ अतिरिक्त नहीं होता। दर्शन का मतलब होता है पुष्टि हो जाए, पर वस्तुतः जैसे आपने भगवान को पुकारा, इसका अर्थ होता है कि ईश्वर आपके सन्निकट ही है, वो कहीं गए नहीं है। बस आपके पुकारने का अर्थ ही होता है कि नाम रूपी दर्शन आपको हो गया। विग्रह का दर्शन, नाम का दर्शन। अब जरा विचार करके देखिए कि जो व्यक्ति धर्म के प्रति नपुंसकता का भाव रखता है, नपुंसक कौन है? जो धर्म पे विश्वास नहीं करता, जो अपने पूर्वजों की बातों पे विश्वास नहीं करता, जो अधर्म में लगा हुआ है। धन आने और जाने में उसको समझ ही नहीं है कि धन कहां से आ रहा है और किस मार्ग पे जा रहा है। अपने पद का उससे बड़ा घमंड है, क्योंकि इंद्र के कितनी बार पता नहीं कितने कितने ऋषि महर्षियों ने उनके घमंड चूर किए हैं, और साक्षात भगवान ने भी उनको कई बार ज्ञान दे डाली है। इस वजह से आप कभी इंद्र नहीं हो सकते, नेता परेता कभी इंद्र नहीं हो सकते, पर निसंदेह उनको अपनी शक्ति का बोध हमेशा होते रहने की आवश्यकता है कि वो नश्वर हैं, और निश्चित रूप से सरकार का सर्वश्रेष्ठ नियंता एक ही होता है। क्लियर है? इस वजह से कभी भी अपने आप पे बहुत किसी भी तरीके से अपने आप को दुर्बोध मत बनाइए, और जितना ज्यादा हो सके सामान्य और सरल बना करके रखिए। नाम से संबंध जोड़िए, ये इतनी सी बात है। मंगल के बाद बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं, उसके आधार पर वो ठीक है और आपको संपूर्ण परिणाम देंगे। इस कुंडली में भाग्य का बल संपूर्ण होगा। माता की सेवा, मैंने बुध को कभी खराब नहीं कहा है। मैंने सूर्य के उच्च होने को कमजोर इसलिए कहा है क्योंकि वो कई बार क्रूरता फैला देते हैं जहां रहते हैं और जहां देखते हैं, और जहां देखते हैं वहां ज्यादा। और कई बार आपको लगेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, पर वो बाहर से ठीक है, अंदर से जैसे जैसे व्यक्ति के समीप जाते हैं वैसे वैसे उसकी कमजोरी दिखती जाती है। तो ये ना करिएगा। दाम्पत्य कई बार बहुत अच्छा लगेगा, माता पिता के साथ संबंध कई बार बहुत अच्छे हैं, पर वस्तुतः जैसे जैसे आप उसके सन्निकट जाते हैं आपको उसकी कमजोरी पता चलती जाती है। ऐसा होता है। बुध के बाद गुरु आपकी कुंडली में 25% के परिणाम के साथ है। शुक्र और शनि आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं। ये आपको अनुभव देना चाहते हैं। सीखिए, समझिए और भी ज्यादा अपने ज्ञान पे काम करिए। राहु और केतु की दशाएं आपको परेशान करेंगी। राहु की दशा में जितना ज्यादा हो सकेगा शांत रहिएगा, निर्णय मत लीजिएगा बहुत गंभीर, और जितना ज्यादा हो सके उस समय एक लाजवर धारण कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा उस समय गणेश जी की विधिवत पूजा करने की, शुक्ल चतुर्थी का व्रत और भगवान गणेश की पूजा, उनकी स्तुति और आदि आदि का पाठ वगैरह करते रहना चाहिए। ये आपकी लग्न कुंडली है। विशेष बातें नवांश और दशमांश में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।